आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी आज मैं जो बात करने वाला हूँ उसे समझना आपके लिए आसान कर देगी। ये स्टोरी है 1991 से लेकर 1996 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे टीएन शेषन की। टीएन शेषन का एक मशहूर कथन है, वो कहा करते थे कि मैं नाश्ते में राजनेताओं को खाता हूँ, और ये बात सिर्फ वो कहते नहीं थे, कई बार करके भी दिखाया। और इसकी पहली झलक देखने को मिली 1991 में, जब यूपी में इलेक्शंस हो रहे थे। उस समय टीएन शेषन उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस बल को पूरी तरह से चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इसको लेकर कई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए थे। सीनियर पोलिंग ऑफिसर ने टीएन शेषन के बारे में कहा था कि हम एक निर्दयी प्रमुख की दया पर निर्भर हैं। अब ये टीएन शेषन की कोई आलोचना नहीं थी, बल्कि पोलिंग ऑफिसर का ये बयान बता रहा था कि टीएन शेषन निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर कितने अडिग थे। और टीएन शेषन से इसी बात को लेकर कई नेता नाराज थे, और ये नाराजगी 1995 के बिहार इलेक्शन में साफ साफ दिखी भी थी, जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी टिपिकल भाषा में टीएन शेषन को लेकर कहा था कि शेषनवा चुनाव करवा रहा है या कुंभ। बयान के पीछे की कहानी ये थी कि 1995 के बिहार इलेक्शंस की डेट रिलीज कर दी गई थी और सभी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन तभी टीएन शेषन बिहार पहुंच गए चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने। और जायजा लेने के बाद बिहार चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी, ये कहते हुए कि यहाँ तैयारियां ही पूरी नहीं है और जो संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं उतने में निष्पक्ष चुनाव करवा पाना मुश्किल है। इससे पहले 1992 में पंजाब में असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन बीच में आ गए टीएन शेषन और पोलिंग से सिर्फ कुछ घंटे पहले इलेक्शन को कैंसिल कर दिया। और 1992 से पहले 1991 के लोकसभा इलेक्शंस में भी आखिरी 2 दिन की पोलिंग को टीएन शेषन ने रीशेड्यूल कर दिया था। इसके अलावा टीएन शेषन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी बहुत सख्ती से लागू किया था। इसका एक नमूना देखने को मिला 1993 में, जब हिमाचल प्रदेश के सर्विंग गवर्नर गुलशेर अहमद मध्य प्रदेश में अपने बेटे के लिए एक पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं, जिसके चलते उन्हें गवर्नर की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। और इसी के आधार पर टीएन शेषन ने मध्य प्रदेश की सतना कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोल्स को भी कैंसिल कर दिया था। एक और इंसिडेंट में यूपी के मंत्री जी चुनाव का प्रचार कर रहे थे और जैसे ही प्रचार का समय समाप्त हुआ, मंत्री जी को ही मंच से नीचे उतार दिया गया था। टीएन शेषन ने अपने कार्यकाल में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक समय पर 3 लाख लोगों को जेल में डाल दिया था, और जेल में डाले गए ये लोग कोई शरीफ लोग नहीं थे, ये गली के वो गुंडे बदमाश थे जो चुनाव में बाधा डालते थे। साथ ही में 87,000 हथियार भी जब्त कर लिए गए थे, जिससे बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं में बड़ी कमी आई थी। जहां जहां बूथ कैप्चरिंग का खतरा था वहां वहां टीएन शेषन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। इसका नतीजा ये हुआ कि जिस उत्तर प्रदेश में 1991 में 873 बूथ कैप्चरिंग हुई थी, वो आंकड़ा 1993 में गिरकर 255 पर आ गया था। टीएन शेषन हर वो काम कर रहे थे जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके, लेकिन एक काम ऐसा था जो वो अब भी नहीं कर पा रहे थे, और वो था फर्जी वोटिंग को रोकना। और इसे रोकने के लिए टीएन शेषन ने एक नया उपाय निकाला, फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स का, और भारत सरकार से डिमांड की कि आम चुनाव से पहले सबका फोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यू करें, नहीं तो कोई चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार सबका फोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यू नहीं कर देती तब तक कोई चुनाव नहीं होंगे। और इस मुद्दे को लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टीएन शेषन और भारत सरकार के बीच विवाद पैदा हो गया था। तब टीएन शेषन के ईमानदार लेकिन अड़ियल रवैये के चलते वेस्ट बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने उन्हें पागल कुत्ता तक कह दिया था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने उन्हें अहंकार का अवतार कह दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने उस समय को डेमोक्रेटिक लॉकडाउन बताया था, और लालू जी ने जो कहा था वो एक अलग लेवल की आलोचना थी। और इतनी आलोचनाएं झेलने के बाद 1996 में जब वो रिटायर हुए तो इनकी ईमानदारी के लिए उन्हें रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंटरेस्टिंग ये था कि 1999 में एक और स्टडी की गई जिसमें बताया गया कि भारत में जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पब्लिक में सबसे ज्यादा है, यानी पब्लिक इलेक्शन कमीशन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। विडंबना देखिए कि आज इलेक्शन कमीशन की वही क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी है। और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी किस तरह दांव पर लगी है, ये चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में आपने देखा होगा कि किस तरह इलेक्शन कमीशन का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिले वोट को कैंसिल कर रहा था। वो तो भला हो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें ये सारी धांधली रिकॉर्ड हो गई और इस धांधली की पोल खुल गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को पलट दिया, और इस बारे में जब इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका इस इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो आप देखिए जिसमें यूपी के मीरापुर में पुलिस लोगों को वोट ही नहीं डालने दे रही है, और जब महिलाएं वोट डालने की जिद करती हैं तो एक पुलिस ऑफिसर उनके ऊपर गन तान देता है। ये वीडियो सामने आने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब ये वाला वीडियो देखिए, ये यूपी के बाईपोल्स का है जिसमें पुलिस लोगों को वोट डालने से रोक रही। हालांकि ये वीडियो जब सामने आया तो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और 7 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया।
लेकिन सवाल यह है कि पुलिस को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि वो किसी को वोट डालने से रोके। अब अगर ऐसा होगा तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो उठेंगे। और अब राहुल गांधी ने जो सवाल पिछले कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन पर उठाए हैं, उससे तो इलेक्शन कमीशन की हर चीज पर ही सवाल खड़ा हो गया है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, उनकी निष्पक्षता, उनकी एफिशिएंसी, हर चीज पर सवाल खड़ा हो गया है। और उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 2025 को, जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि कर्नाटक की एक ही असेंबली सीट महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर है। और संयोग देखिए, यहाँ कांग्रेस 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई थी। और जब कांग्रेस को लगा कि यहाँ वोटों का फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो इसे चेक करने के लिए कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज मांगी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने देने से मना कर दिया। और इसके ऊपर से ये कुछ कहा, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अब मैं इस पर बात नहीं करूंगा, साझा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मैं दिखाता हूं कि इलेक्शन कमीशन, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस समय कितना इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत देखने को मिला बिहार में हुए SIR में, जहां कुछ ऐसा अनयूजुअल पैटर्न देखने को मिला जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। क्योंकि बिहार के SIR में 65 लाख लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए। और इस डिलीट किए गए नामों में ही एक पैटर्न दिखता है, और इस पैटर्न के कई कैटेगरीज में आप बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है यंग डेथ्स। बिहार में 80 पोलिंग स्टेशन पर जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों की एज 50 साल या उससे कम थी। उदाहरण के लिए भागलपुर के एक पोलिंग स्टेशन पर 58 लोगों को डेड दिखाया गया, जिनमें से 50 लोगों की एज 50 साल या उससे कम थी। दूसरी कैटेगरी है जेंडर बायस। बिहार के 127 पोलिंग स्टेशन पर जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं, उनमें 80% महिलाएं हैं। तीसरी कैटेगरी है एबनॉर्मली हाई डिलीशन रेट्स का। बिहार में 985 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर हर पोलिंग स्टेशन पर 200 वोटर्स को डिलीट किया गया है। उनमें से ज्यादातर को दिखाया गया है कि वो वहां से शिफ्ट कर गए हैं। उदाहरण के लिए गोपालगंज के एक पोलिंग स्टेशन पर 641 वोटर्स को डिलीट किया गया, जिनमें से ज्यादातर को यही दिखाया गया कि वो वहां से शिफ्ट कर गए हैं। चौथी कैटेगरी है हाई डेथ परसेंटेज की। बिहार के 7216 पोलिंग स्टेशन पर जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं, उनमें से 75% लोगों को डेड दिखाया गया है। और भागलपुर के पोलिंग स्टेशन पर जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं, उनमें 99.4% लोगों को डेड दिखाया गया है। पांचवी कैटेगरी है डेथ बेस्ड डिलीशन की। बिहार के 973 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां लोगों के नाम डिलीट होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, डेथ। इस तरह कई और पोलिंग स्टेशन है जहां बड़ी संख्या में लोगों को अब्सेंट या शिफ्टेड दिखाया गया है। इस SIR प्रक्रिया के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो लिस्ट अब बनी है वो प्यूरिफाइड है, यानी पूरी तरह से साफ सुथरी है और ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड है। अब ये कितनी ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कोई मधु कुमारी हैं जिनके पति का नाम है हस्बैंड, और कोई दिव्या कुमारी हैं जिनके पिता का नाम है फादर। ये कोई नेहा कुमारी हैं जिनकी माता जी का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्मला देवी। आगे बढ़िए और ये देखिए, ये कोई सरथा देवी हैं जिनके पति का नाम आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ सकते हैं तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। हेलो। अब ये देखिए, इसमें फोटो लगी है मोदी जी की, लेकिन इनका नाम है तुलसीदास खान और पिताजी का नाम है जावेद चौरसिया। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनकी माता जी का नाम जरूर ही मुमताज देवी होगा। कुछ याद आया आपको? तुलसीदास खान। क्या? तुलसीदास खान? ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद जाके। ये सब तो कुछ भी नहीं। बिहार में थानोस का भी वोट है, जहां थानोस का नाम है मोहम्मद इब्राहिम अब्दुल करीम, और इसके चक्कर में ऐसी रील्स वायरल हो रही हैं। अरे कौन है यार बैंगनी आदमी? ओ भैया अरे तो कौन है यार तू? वालेकुम सलाम। कहाँ रहते हो? जा रहे बिहार वोट देंगे। बिहार वोट देने कहाँ रहते हो तुम? हम मालेगांव में रहते हैं, महाराष्ट्र। ओ तो वही है ना वोटर फैनुसुद्दीन लिस्ट में। मैंने 3 वोट दे दिया मालेगांव में, अब जा रहे बिहार में। अबे तो रियल में मेरा, अब हमको लगा था फेक है तुम। अरे रियल में है यार, मोदी जी झूठ बोल सकता है, तुमको लगता होगा? वही हम तो मार्वल मूवी का थानोस वोट कैसे दे रहे? अब उसके बाद हमको वहाँ से जाना होगा, पता है कहाँ? बंगाल। बंगाल का ले जाओगे? अब्दुल करीम नाम है मेरा। और इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो इलेक्शन कमीशन की इनएफिशिएंसी को दिखाते हैं, जिसका अभी ताजा एग्जाम्पल है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ब्राजीलियन लड़की जिसकी फोटो का यूज करके अलग अलग नामों से 22 वोट डाले गए, और जिसके चक्कर में ऐसी रील्स वायरल हो रही हैं। तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना?
अरे तो फिर अदिति कौन है? चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसे सवालों के जवाब कुछ यूं देता है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। तो चलिए हम इसका जवाब दे देते हैं। ये है आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा। इन्होंने दिल्ली असेंबली इलेक्शन में वोट डाला था, लेकिन जब बिहार की बारी आई तो ये बिहार पहुंच गए हैं वोट डालने। अब ये देखिए, ये है बीजेपी के कार्यकर्ता नागेंद्र कुमार, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में वोट डाला था और अब बिहार भी पहुंच गए हैं वोट डालने। ये देखिए, ये है संजय झा, ये भी बीजेपी से हैं। इन्होंने भी दिल्ली विधानसभा में वोट डाला था और अब बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि लोग अलग अलग विधानसभा में वोट डाल रहे हैं, बल्कि लोग एक ही पोलिंग बूथ पर 6-6 वोट डाल दे रहे हैं। इन बूढ़े बाबा की बात सुनिए जिन्होंने 6 वोट डाले हैं। हाँ, अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाले। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ, 6 वोट अकेले मार दिए। अब अगर ऐसी चीजें सामने आएंगी तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, निष्पक्षता, सब चीज पर सवाल उठेंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इन सवालों के जवाब बहुत गंभीरता से देना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी किसी भी सर्कमस्टांसेस में एक से अधिक वोट ना डाल सके, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ एक ही चीज है जो सबको बराबर पर लाकर खड़ा कर देती है, और वो है एक आदमी एक वोट का विधान। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।